हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वीके राय एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ उसी चैप्टर के साथ जिसका वीडियो हमने कल आपको शेयर किया था, सांवले सपनों की याद। आज उसका अंतिम क्लास आपके पास है। आप उस चैप्टर में कुछ ऐसी बिंदु हैं, कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनका आशय आपको समझाना अनिवार्य है, क्योंकि वो पंक्तियां आपके अध्ययन की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपके ज्ञान की दृष्टि से आप सबके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए आज उन्हीं बिंदुओं पर हम अपनी नजर डालें। आपकी बुक्स में एक लाइन मिली कि वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आशय अस्पष्ट थी। तो मेरे प्रिय छात्रों, इतना तो आपके पास ज्ञान हो चुका है कि आप बड़े आराम से इस बात को समझ गए होंगे कि वो का मतलब किसके लिए आया है। वो शब्द इस पंक्ति में सांवली काया के महान प्रकृति और पक्षी प्रेमी सालिम अली जी के लिए आया है। लॉरेंस दूसरा नाम दे रहा है। लॉरेंस के व्यक्तित्व के बारे में भी आप सुपरिचित हो। लॉरेंस प्रकृति एवं पक्षी प्रेमी। कल आपने जाना था कि लॉरेंस ने अपनी एक पुस्तक दी है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। द फॉल ऑफ ए स्पैरो में उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी है और पक्षियों के बारे में उस चैप्टर में लिखा है। तो आपको ये जानना है कि लॉरेंस की तरह सालिम अली भी नैसर्गिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप का आशय क्या होता है। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, प्रकृतिमय। प्रकृतिमय जिंदगी को हम नैसर्गिक जिंदगी कहते हैं। अब वो प्रकृतिमय जिंदगी बोल रहा है, तो प्रकृति में जिंदगी का तात्पर्य ये है कि लॉरेंस की जिंदगी प्रकृतिमय हो गई, अर्थात एक तरह से वो प्रकृति के सहचर बन गए। अब आपके ध्यान में जरूर आएगा कि वो प्रकृति के सहचर कैसे बन गए। वो तो मानव, वो प्रकृति, तो वो जिससे प्यार करते थे, जिसकी रग में उन्होंने अपने रंग को ढाल दिया था, जिसका उल्लेख उनकी पत्नी फ्रीडा ने भी कहा है उनके मरने के बाद कि हमसे उनके व्यक्तित्व के बारे में ना पूछें, आप गौरैया पक्षी से पूछ लें, सब कुछ पता चल जाएगा।
तो जिस गौरैया से वो प्यार करते थे, जिन पक्षियों से वो प्यार करते थे, वो पक्षियां एक तरीके से प्रकृति की गोद में निवास करने के कारण प्रकृति की ही एक अंग हुआ करते हैं। गौरैया पक्षी प्रकृति का ही एक अंग होते हैं। हर पक्षियां प्रकृति की ही एक अंग होती हैं, क्योंकि वो प्रकृति की गोद में ही निवास करते हैं। तो यदि वो प्रकृति की गोद में निवास करती हैं, प्रकृति का ही एक अंग होती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस प्रकृति की गोद में निवास करने वाले शख्स से जो भी प्रेम करता है वो भी प्रकृतिमय हो गया। लॉरेंस उस गौरैया पक्षी और अन्य पक्षियों से बेहद प्रेम करते थे। सुबह से शाम तक उनके साथ जुड़े रहते थे। इसी कारण लॉरेंस की नैसर्गिक जो जिंदगी थी वो नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गई। और लॉरेंस की जिंदगी की तरह ही सालिम अली का भी अपना जीवन नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गया था। ये आप सबको स्पष्ट रूप से पता है। आप सबने इस चैप्टर का बखूबी अध्ययन किया है और आपको ये पता चल चुका है कि एक छोटी सी घटना जिसमें उन्होंने एक गौरैया पक्षी को अपनी एयर गन से घायल किया था ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। और अपने पूरे जीवन सालिम अली जी पक्षियों की खोज में ही बिता दिए। उनके गले में अपने जीवन, उनके जीवन के अंतिम काल तक एक दूरबीन लटकी रही। तो जो शख्स पक्षियों की खोज में ही अपना जीवन बिता दिया, जीवन पर्यंत पक्षियों की खोज में लगे रहे, वो शख्स निश्चित रूप से किसका प्रतिरूप बन गया? D.H. लॉरेंस का। और D.H. लॉरेंस प्रकृति में हो गए थे, तो निश्चित है कि यदि D.H. लॉरेंस प्रकृति में हो गए थे तो उन्हीं के समतुल्य यदि दूसरा है अर्थात सालिम अली जी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके लिए भी इस उपमा को देना सार्थक होगा कि वो प्रकृति में हो गए थे। तो जो लेखक जाकिर हुसैन जी लाइन्स को लिखे हैं कि वो नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, वास्तव में एक हकीकत की लाइन थी। आपको जब इस क्वेश्चन को लिखना होगा, इसका आशय बताना होगा, तो आप बताओगे कि सालिम अली का जीवन D.H. लॉरेंस की तरह प्रकृति को समर्पित था। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप का आशय होता है प्रकृतिमय हो जाना। जिस प्रकार D.H. लॉरेंस पक्षियों प्रकृति की गोद में निवास करने वाले पक्षियों से प्रेम करने के कारण उन्हें प्रकृतिमय कहा गया, ठीक उसी प्रकार से सालिम अली का जीवन भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गया था, अर्थात उनका जीवन भी प्रकृतिमय हो गया था। अपने जीवन की आखिरी सांस तक वे पक्षियों की खोज में ही लगे रहे। अब आप स्पष्ट को हो गए होंगे, मुझे विश्वास है। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, जो दूसरी प्रमुख लाइन आपके पेपर्स आपके बुक में है, वो ये है कि
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। एकदम स्टार्टिंग में है। जिस समय सालिम अली की शव यात्रा निकली, उस समय का यह दृष्टांत है कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन को देकर भी उस सपनों के गीत गाने वाले को दोबारा लौटा सके तो नहीं लौटा पाएगा। आप सबको पता है कि मृत्यु की गोद में गया हुआ इंसान, चाहे वह दुनिया का कितना भी चहेता क्यों ना हो, अपने प्रियजनों का कितना भी प्यारा क्यों ना हो, जिस दिन उसके दिल की धड़कन धड़कना बंद कर देती है, अर्थात वह मौत की आगोश में समा जाता है, चिर निद्रा में सो जाता है, तो वो फिर कभी नहीं जाग पाता। लोग भले ही दहाड़े मार मार कर उसके लिए रोते रहे, अपने जिस्म की सारी हलचल, अपने दिल की धड़कनों को भी उसके दिल में समा करके यदि उसे जगाना चाहें तो नहीं जाग सकता, क्योंकि वह एक ऐसी दुनिया में जा चुका होता है जहां से जाने के बाद फिर इंसान लौट के नहीं आता। सालिम अली रूपी पक्षी जो जीवन भर पक्षियों की तरह गीत गाता रहा, सुमधुर संगीत में जिसका जीवन रहा, वह सालिम अली की अंतिम शव यात्रा निकल रही है। वह अपने अंतहीन सफर पर जा रहा है और उस समय उसे प्यार करने वाले लोग, उसकी प्रियजन या स्वजन उस सालिम अली रूपी पक्षी की दिल में अपने जिस्म की सारी हलचल और अपने दिल की धड़कनों को समा करके उसे दोबारा जगाने का प्रयास करें तो वह नहीं जाग सकता, क्योंकि वह चिर निद्रा में सो चुका है। इस पंक्ति का आशय यह होगा। और अब जो सबसे लास्ट आशय आपको बताना है वो ये है कि सालिम अली, बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, सांवले सपनों की याद चैप्टर की अंतिम कड़ी के रूप में जावेद ने इस लाइन को लिखा है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय समुद्र बनकर उभरे थे। बड़ी अच्छी पंक्ति है ये, आपको समझना होगा कि इसका आशय क्या हो। मेरे प्रिय छात्रों, आप भूगोल सब्जेक्ट भी पढ़ते हो, भौगोलिक ज्ञान से भी आप सुपरिचित हो गए, लेकिन उसी भूगोल की कड़ी के ये दो शब्द जावेद अली जी ने अपने इस संस्मरण शैली में लिखित चैप्टर में डाला है। तो आपको बताना मेरा भी फर्ज होगा कि टापू और समुद्र क्या होता है। टापू जमीन का वह छोटा सा भूभाग होता है जिसके चारों तरफ जल फैला होता है।
और उस चारों तरफ फैले हुए जल के बीच में जो भूभाग होता है, जिस पर आम जन निवास करते हैं, उसे हम टापू कहते हैं। एक छोटा सा भूभाग और उसके चारों तरफ जल फैला होता है। दूसरी तरफ समुद्र, जमीन का वो भूभाग होता है जो एक बहुत विस्तृत भूभाग में फैला होता है। जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग जिस पर केवल जल ही जल दिखलाई देता है, चारों तरफ कहीं धरती का नामो निशान नहीं होता, उसे हम समुद्र कहते हैं। यदि आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ और दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजरें जा सकती हैं, जा नहीं हो, और वहां से काफी दूर चल करके भी यदि आप कहीं जमीन का किनारा खोजना चाहो, जमीन की सतह खोजना चाहो, तो आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे भूभाग को हम समुद्र कहते हैं, जिसके चारों तरफ जल का केवल सैलाब नजर आता हो, और उस जल का ये जो सैलाब नजर आता है, जहां जमीन का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता, उसे हम समुद्र कहते हैं। लेखक लिख रहा है कि वो टापू की जगह एक समुद्र बनकर उभरे थे, अर्थात सालिम अली का पूरा जीवन पक्षियों की खोज में ही लगा था। वे केवल अपने देश में ही पक्षियों की खोज नहीं की, बल्कि दूर दूर तक दूसरे देशों में जाकर के भी पक्षियों की नवीनतम प्रजाति, उनके रहन सहन के बारे में समुचित अध्ययन किया, उनके बारे में समुचित रूप से जाना। इसलिए उन्हें समुद्र की तरह कहा गया। एक छोटे से हिस्से में ही उन्होंने सर्च नहीं किया पक्षियों के बारे में, वो दूसरे देशों तक गए। कहां तक गए उसका कोई और छोर नहीं। और इसीलिए सालिम अली के पूरे जीवन को लेखक ने समुद्र की उपमा से विभूषित किया। उन्हें एक टापू की परिध में नहीं माना। यदि वो टापू की परिध में बंधे होते तो वो केवल अपने भूभाग पर ही पक्षियों की खोज किए होते, लेकिन उनकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, किसी चीज के सर्च करने की जो इच्छा थी, किसी चीज को जानने की जो इच्छा थी, जो उनका जिज्ञासु स्वभाव था, वो उन्हें दूर दूर तक दूसरे देशों में भी ले गया। और उन दूसरे देशों में घूमने के कारण वे समुद्र में हो गए, टापू में नहीं रह गए। इसीलिए लेखक ने सालिम अली के लिए टापू की जगह समुद्र शब्द से उपमा देकर उनके जिज्ञासु स्वभाव को और विस्तार से उल्लेख कर दिया। तो मेरे प्रिय छात्रों, वे टापू की जगह समुद्र बनकर उभरे थे का सुस्पष्ट आशय संभवतः आपको पता अब चल चुका होगा। आप बड़े क्लियर ढंग से इसको लिखिएगा कि टापू जमीन का वह छोटा सा भूभाग होता है जिसके चारों तरफ जल होता है, जबकि समुद्र
जमीन का वह विस्तृत भूभाग होता है जहां पर केवल जल का सैलाब ही सैलाब दिखाई देता है। उस जल के सैलाब का कोई अंत नहीं होता, जहां जमीन का कोई नामो निशान नहीं होता, जमीन की कोई सतह नहीं दिखलाई देती, उसे हम समुद्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से सालिम अली केवल अपने देश में ही पक्षियों की खोज नहीं किए, बल्कि देश देशांतर तक पक्षियों की खोज में लगे रहे। इसीलिए उन्हें टापू की जगह समुद्र के रूप में कवि ने विभूषित किया, लेखक ने विभूषित किया, और वे अपने जीवन में टापू की जगह समुद्र बनकर उभरे थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दे रहा हूँ। इस चैप्टर का आज द एंड हो रहा है। आप सबसे फिर मिलेंगे। मैं VK राय आप सबको नमस्कार करते हुए विदा ले रहा हूँ। ओके, गुड बाय।